नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। कृषि कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। बावजूद इसके सड़कों पर आंदोलन जारी है। किसान तथाकथित किसान हटने को तैयार नहीं है। पहली नज़र में ये क्या मामला है? एमएसपी को लेकर के इतना रार क्यों मचा हुआ है? क्या एमएसपी पर कानून बनाया जा सकता है? ये आसान है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज सुर्खियों में हैं। लोग इनके बारे में जानना और समझना चाहते हैं। इन्हीं सवालों की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर मौजूद हैं। राणा सर से हम इन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे, इनकी बारीकियों को समझेंगे। सर, आज ये जो कृषि कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को कहा था उस बात का आज एक तरीके से आगाज हो गया। तो जिस तरीके से किसान, सो कॉल्ड किसान संगठन अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं और खासतौर पे राकेश टिकैत जिस तरीके से धमकी भरे अंदाज में जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, तो पहली नजर में किस तरफ सवाल ज्यादा उठता है, सरकार की तरफ या किसानों की तरफ? अभी भी मंशा किस तरफ ज्यादा आपको थोड़ा सा गड़बड़ सी लगती है? आदित्य, राजनीति जब होती है तो मौके के तलबगार होती है। किसान आंदोलन से जुड़े जो नेता हैं उनके पास भी अपनी मंशा है, उनका अपना मकसद है। तो एक तरह की राजनीति वो भी कर रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में मौका जो है, अवसर, उसको जो चूक जाता है उसको हमेशा नुकसान होता है। यह बात वो लोग जानते हैं जो राजनीति करते हैं। राकेश टिकैत, उनके पिता या उनके भाई, ये उतने ही राजनेता हैं जितने किसान नेता हैं। राजनेता कहीं ज्यादा है। और चूंकि राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही हार गए हैं, जमानत भी जब, हाँ, लेकिन राजनीति उनको आती है और राजनीति का चस्का उनके पास है। तो उनको ये लग गया कि इतने बड़े किसान आंदोलन के जहाज पर सवार होकर के इसके मस्तूल पर मैं बैठा हुआ हूँ। भले ही जहाज पे हजारों लोग सवार हैं, लेकिन मस्तूल पे मैं सबसे दूर से मैं ही दिख रहा हूँ। तो यह पूरा जहाज जो है, जहाज पर बैठी हुई जितनी सवारियां हैं, ये सब मेरे नाम से चल रही हैं। अचानक जो है ये सब कुछ मैं रफा दफा कैसे करूं? तो वो कर नहीं सकते। अब सरकार को ये लग गया कि चलो आज की तारीख में इस कानून को वापस लिए बगैर पंजाब, उत्तर प्रदेश को चुनाव में जीत पाना या अपने लिए एक सम्मानजनक जगह निकाल पाना बड़ा मुश्किल है बीजेपी को। इसलिए कारण यही है कि चुनाव की जो उसके भीतर की जो हलचल थी और वहां से जो सूचनाएं सरकार को और बीजेपी को मिल रही थी, उन्होंने सरकार के कान खड़े कर दिए कि स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है, तो बेहतर ये है कि 2 कदम पीछे हट जाओ। और नरेंद्र मोदी चूंकि सदे हुए राजनेता हैं, वो जितने बड़े स्टेट्समैन अपने आप को साबित कर चुके हैं, उतने ही शार्प पॉलिटिशियन भी हैं। तो एक राजनेता बनाम राष्ट्राध्यक्ष की लड़ाई थी। उसमें राजनेता जो था उसको ये लग रहा था कि यहाँ पर बने रहने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर बना रहना चाहिए, इसलिए उसने अपने इस वाले को वजन दे दिया कि भैया अभी आप आगे बढ़ जाइए। तो उन्होंने उस राजनेता के जरिए अपने फैसले को वापस ले लिया। बतौर प्रधानमंत्री एमएसपी का सवाल मेरे सामने। कुल मिलाकर के दोनों तरफ अगर देखा जाए तो सियासत ही है। सरकार अगर फैसला वापस लेती है तो उसके पीछे भी एक सियासी कारण है, और इधर राकेश टिकैत या सो कॉल्ड जो किसान संगठन है जो सड़कों बैठे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, उसके पीछे भी ये सियासत है। बहरहाल, मुद्दा सबसे बड़ा जो गर्म है वो है एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब सवाल ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको ये कानूनी जामा पहनाने की मांग कर रहे हैं, आखिर सरकार को उसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं उसमें बिल ला देती? राणा सर, सरकार को दिक्कत क्या है? देखिए, अब हमारे यहाँ एक मानसिकता है कि सरकार ने अगर एमएसपी तय कर दिया तो वो सारी खरीद सरकार को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर हमने एमएसपी तय कर दिया है तो सरकार खरीदे, जब कानून बन जाएगा। तो अभी क्या है कि एमएसपी अनाज या फसल का तय है तो सरकारी खरीद जो होती है वो तो उसी पर होती है, लेकिन बाजार में आप किसी को बेचते हैं, बिचौलिए को बेचते हैं, मंडी में जाकर के बेचते हैं, तो वहाँ तय है कि मोल तोल से जितने पर आपने अपना भाव लगा लिया उतने पे आप बेच दीजिए। लेकिन जैसे गन्ना है, गन्ना एमएसपी जो सरकार तय करती है, प्राइवेट सेक्टर में भी गन्ना की कीमत वही रहती है। गन्ना मिलें जो हैं वो गन्ना उसी रेट पर खरीदेंगी जिस रेट पर सरकार ने एमएसपी को रखा हुआ है।
कानून बनने की स्थिति ये है कि अगर कानून बन जाता है तो आप जैसे आज की तारीख में 23 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं। अब इन 23 फसलों का या इसके इतर भी कुछ फसलें होंगी उस पर मैं आना चाहता हूं, लेकिन इन 23 फसलों का मान लेता हूं कि इन्हीं 23 फसलों के लिए एमएसपी को कानून का दर्जा दे दिया जाता है। तो सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे या बिचौलिया खरीदे या कोई बड़ा कॉर्पोरेट खरीदे, वो उस रेट से नीचे नहीं खरीदेगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है, कानून बना दिया जाए। अगर कानून बनता है, क्योंकि अब सरकार या प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एमएसपी के हक में हैं, लेकिन एक कमेटी बनेगी, विचार करेगी और जब उसका सुझाव आएगा, उसका प्रस्ताव आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर बातें आगे बढ़ेंगी, एमएसपी तय होगा। लेकिन फर्ज कर लो कि 23 जो फसलें हैं, भारत में जो 23 फसलें होती हैं लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास की कीमत की होती हैं, 11,90,000 करोड़ की। जो सरकार खरीदती है वो 2,40,000 करोड़ के आसपास का अनाज खरीदती है, या नाफेड खरीदता है, या एफसीआई खरीदती है, सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो कुल मिलाकर के 2,40,000 के आसपास का। लेकिन ये जो 9.5 लाख करोड़ का अनाज है वो तो बाजार में बिकता है, प्राइवेट, और वो कम दाम पे बिकता है, तो उसमें मोल भाव होता है। सरकार भले ही एमएसपी पे खरीदती है, लेकिन बाजार नहीं खरीदता है। बाजार खरीदे यह सरकार तय करे, तो अब सरकार को तय करने से पहले बहुत सारी चीजों को देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा। तो अचानक रातों रात तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने अगर आपको ये आश्वस्ति दे दी, मैं चाहता हूं इस देश के किसान की जो मेहनत है, वो जिस शिद्दत से अपनी खेती करता है, पूरा घर परिवार देर जुटता रखता है, तो उसको उसकी इतनी कीमत मिले कि वो अपना परिवार चला पाए। किसान खेत में दिन रात लगा रहता है, उसके बाद उसकी पैदावार की कीमत जो है बाजार तय करता है इस आधार पर कि भाई इसको कितने दिनों तक मैं बाजार में खड़ा कर सकता हूँ, इसको बारिश का डर दिखा करके इसका भाव कितना नीचे ला सकता हूँ। ये सारी बातें किसान को कहीं ना कहीं खलती हैं और ठीक भी नहीं है, लेकिन उसका भाव मिलना चाहिए। तो गेहूं का भाव हो, अब संकट क्या है कि फर्ज कर लो कि गेहूं या धान है, अब एक मरा हुआ धान है, एक उससे बेहतर धान है, एक बहुत स्तरीय धान है और एक बहुत बेहतर अल्ट्रा क्वालिटी। हाँ, तो ये जो क्वालिटी का अंतर है, तो हमने एमएसपी तय कर दिया, तो भैया इस एमएसपी पर ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये भी बिकेगा, ये नहीं हो सकता है। तो लाजमी है कि इसमें एक ब्रैकेट होगा कि धान इतने से इतने में, तो कौन सा धान कितने में, किस रेट पर। तो एमएसपी तय करने की जगह पर बेस प्राइस तय करना चाहिए कि इसके नीचे तो धान को नहीं बिकना चाहिए जी। अगर मैं धान की पैदावार में 1 एकड़ में 20,000 रुपये खर्च करता हूं साल में, तो 1 एकड़ की जो मेरी पैदावार है उसकी कीमत लगाइए, उस पर 50% जोड़ दीजिए और फिर बोलिए कि ये रहा बेस प्राइस। कम से कम इतना तो इतने पे तो आपको खरीदना है, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे कारोबारी हैं, बिचौलिया हैं, कॉर्पोरेट हैं, सरकार है। बेस प्राइस से नीचे नहीं खरीदेंगे। एमएसपी में दिक्कत ये है कि हम किस रेट पर लें, किस क्वालिटी को कहाँ जाकर के फिक्स करें। बेस प्राइस है, उसके आधार पर आप तय कीजिए। और फिर जिस तरीके से अभी एमएसपी है लेकिन सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन अगर कानून बन जाता है तो सरकार भी बाध्य होगी। क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना पाए, लेकर के आ पाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार सब नहीं खरीदेगी। देखिए, अगर सरकार को खरीदना पड़ेगा वो 9 लाख करोड़ का अनाज तो खरीदेगी ना, जो कहीं और बेचा जा रहा है। तो लाजमी है कि इतना बड़ा बजट हिंदुस्तान का नहीं है। जिस देश का बजट 28-29 लाख करोड़ का हो, वो 9 लाख करोड़ का केवल अनाज खरीदे तो विकास कहाँ होगा उसका। एजुकेशन पे, हेल्थ पर, डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है कि आप सरकार के ऊपर कहें कि आप ही खरीदिए। आज की तारीख में एफसीआई से जो अनाज खरीदा जाता है वो सड़ रहा है, आधे से ज्यादा लाखों करोड़ का अनाज हम लोग दिखाते हैं, कितनी खबरें आती तो हैं। पीडीएस के तहत जो अनाज चला जाता है वो तो चला गया, लेकिन सरकार जाकर कहाँ बेचे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमसे बेहतर गेहूं अगर है तो मैं किस रेट पे जाके बेचूंगा। जिस रेट पर मैंने खरीदा है उस रेट पर भी अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मेरा गेहूं नहीं बिक रहा है तो और नुकसान है। तो ये सरकार खरीदती है सड़ाने के लिए, सरकार की मजबूरी है खरीदना उसको, एक कोटा, क्योंकि बफर स्टॉक रखना होता है। अकाल पड़ जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें आपको अनाज चाहिए देश को, तो बफर स्टॉक सरकार के पास होना चाहिए, सरकार खरीदती है। लेकिन देश में जितना अनाज पैदा हो, जितनी फसलें हो, वो सरकार ही खरीदे, तो फिर सरकार तो यही करती रहेगी। ये संभव ही नहीं है। इसलिए विपणन का, बाजार का, खरीद का, उसको उपजाऊ, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब
पैदा करना, उत्पादन उसका। तो पैदा करने के लिए, बेचने के लिए, बाजार के लिए यह सिस्टम एक होना चाहिए जो स्ट्रक्चर्ड हो और वो कानून के तहत चले। तो कानून बनाने में समय लगता है। आप कुछ चुनाव है तो आपको लगता है वो हल्ला हंगामा करेंगे, हम हीरो बनते रहेंगे। तो राकेश टिकैत जब 28 जनवरी को रो रहे थे और राकेश टिकैत जब महाराष्ट्र में खड़ा होकर के सरकार को मूछें दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप किसान हैं और आप देश का सर्वे सर्वा हैं, देश की रीढ़ हैं। सम्मान देश में किसान जवान का होता है। जब आप संभल के बोलते हैं, सधे तरीके से बोलते हैं, सम्मानजनक तरीके से बोलते हैं, तो आपका वजन बना रहता है। आप अपने बोलने में, अपने तेवर तरीके में जब बदलाव करते हैं और वो उठाईगीरों की तरह, लफंगों की तरह आप दिखने लगते हैं, तो आपकी बात का और आपका दोनों का वजन कम हो जाता है। यकीनी तौर पर राणा सर ने जो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है कि उठाईगीरों की तरह, लफंगों की तरह, तो कुल मिलाकर के जो राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से उनके शब्द निकल के आ रहे हैं, वो कमोबेश इसी तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। बहरहाल तमाम सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने तो देश पे लंबे समय तक राज किया है और ये तो किसानों के भले की बात कहती है। आज वो भी एमएसपी की बात करती है, वो भी कमोबेश इन संगठनों को। नहीं तो कांग्रेस की सरकारों ने एमएसपी लागू कर दिया होता। मनमोहन सिंह ने स्वामीनाथन आयोग बिठाया। स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो 2006 से लेकर के 2013 तक सरकार तो उन्हीं की थी। तो उनको तुरंत जो है, किसानों का मैं सबसे बड़ा हमदर्द हूँ, किसान मेरे देश की रीढ़ हैं, किसानों के सम्मान और उनके जीवन से बड़ा कुछ है नहीं, इसलिए सबसे पहले हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हैं और 2 गुना पर या 1.5 गुना पर भाव तय करते हैं और सब सरकार खरीद लेगी, कह देते। सरकार जब आते हैं तो सरकार की जो मजबूरियां हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसके जो सीमित संसाधन हैं, इन सब पर आपकी नजर जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अरे मैं जो बाहर रह के बोल रहा था, अंदर आने के बाद तो वो संभव ही नहीं है। तो आप देश का सोचते हैं, आप एक आदमी का या एक वर्ग का या एक तबके का नहीं सोचते हैं। और जब कभी भी आदमी को प्रधानमंत्री कुर्सी पर, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगा, तो फिर उसको दिखता है कि देश को चलाने के लिए और देश में हर तबके की बेहतरी के लिए मुझे क्या सही फैसला करना चाहिए। तो आप वहां बैठकर जब फैसला करते हैं तो आपके फैसले लगातार वो नहीं होते हैं जो वहां से बैठ करके आप कहते हैं कि मैं आ जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा। जब वहां बैठ करके आप कहते हैं कि मैं आ गया तो मैं ये कर दूंगा, जब यहाँ आ जाते हैं तो नहीं करते हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि यहाँ बैठने की अपनी सीमाएं हैं, अपनी शर्तें हैं, अपनी एक परिधि है, दायरा है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। और ये बाहर नहीं जाने का मतलब ये है कि आप लोगों के हक में, देश के हक में एक बड़े पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं और करना चाहते हैं, इसलिए तुरंत नहीं हो पाता है। सरकार को भी एमएसपी पर मंशा भी करें तो उसमें भी समय लगेगा। बेस प्राइस की जो बात आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती है। बहरहाल जो चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं, तमाम सारी विपक्षी पार्टियां जो वहाँ आकर के किसान, जो सो कॉल्ड किसान संगठन है, उनको एक तरीके से कह लीजिए कि बिहाइंड द कर्टेन वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है या अपनी सियासत साधने की कोशिश हो रही है? देखिए यार, जितने नेता हैं जो बोलते हैं, जिनको लीडरशिप मिली हुई है, वो किसान को नहीं जानते, किसानी नहीं जानते। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गांव से आए, हमको पता है कि अब बिहार में चलिए या पूर्वांचल में आइए, उड़ीसा में आइए, अब छोटे छोटे प्लॉट्स हो गए जिसको रकबा कहते हैं। 2 भाई थे, 2 भाई के 2 बेटे हुए, उन 2 बेटे को 2 बेटे हुए, तो 6 एकड़ जो है अब वो आधे एकड़ में आकर के, पौन एकड़ में आकर के रह गया है। अब जब आपका खेत छोटा हो जाता है तो आपकी पैदावार वैसे भी कम होने लगती है, क्योंकि कोने का दायरा छूटने लगता है जोतते समय, तो पैदावार कम होती है। खेत जब रकबा बड़ा होगा तो पैदावार आपकी बढ़ जाएगी, छोटा होने पर छोटी हो जाती है। छोटी जोत के किसानों को अपना घर चलाने में बहुत मुश्किल होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, ये बहुत हद तक छोटी जोत के किसानों की जिंदगी बदलने में कारगर हो सकती थी। उसमें 2-3 चीजें थी जिनको बदलना बहुत जरूरी था। जैसे इनकॉस्ट, जो आपका इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट में अगर नुकसान होता है, जैसे हमने 4,000 रुपये उस कंपनी ने लगा दिए जिस कंपनी ने हमारे खेत पर खेती की है, और उसको अनाज 2,000 का हुआ, तो वो 2,000 उसको नुकसान जो है वो कहाँ जाएगा? हालांकि सरकार कहती है कि वो नुकसान वही उठाएगा। अब कहाँ उठाएगा ये तय करना चाहिए था। उस किसान और उस कंपनी के बीच में अगर कोई लफड़ा आता है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। क्यों जाएगा?
उसको कोर्ट में जाना चाहिए। सरकार ने भी कहा है कोर्ट में जाना चाहिए। इस कानून के खत्म हो जाने से कृषि के क्षेत्र में किसानों की हालत में बेहतरी की कुछ गुंजाइश खत्म हो गई। इस देश में एग्रीकल्चर में कोई बड़ा रिफॉर्म जल्दी होगा, इस बात की उम्मीद आप दूर दूर तक मत नहीं कीजिए। कर सकते। इस कानून में बहुत सारे जरूरी और बड़े बदलाव करने थे, इस दबाव के तहत कर देना चाहिए था ताकि किसान और किसानी दोनों की हालत बेहतर हो जाए। जो ये नहीं होगा, इसका नुकसान या इसका खामियाजा जो देश का किसान उठाएगा, उसके लिए कसूरवार जिम्मेदार कौन है? ये किसान नेता है। ये नेतागिरी कर रहे हैं। ये देश के किसानों और देश की खेती के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। ये जो दबाव था, इस दबाव में ये कानून पूरा रद्द कर दो। आप इस कानून के भीतर जितनी जरूरी चीजें थी आपके लिए, उन जिसमें मैं कहता था एमएसपी होना चाहिए था। डिस्प्यूट के मामले में एसडीएम नहीं कोर्ट में जाएंगे। इनपुट कॉस्ट जो है उसका नुकसान कंपनी उठाएगी। इस तरह के बहुत सारे मामले थे जिनको दुरुस्त करा करके इस कानून को देश में लागू कर देना चाहिए था। आप देखते कि 10 साल में स्थिति कैसी हो जाती। इन सब लोगों ने किसानों को मूढ़ मूर्ख बना करके और उन अपना उल्लू सीधा करने के लिए, यह पूरी नेतागिरी चमकाने के लिए आपने इस देश का नुकसान किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जो कृषि कानून वापसी बिल यानी कृषि कानून जो बनाए थे मोदी सरकार ने, वो देश के लिए, किसानों के लिए बेहतर थे। उनमें कुछ अमूलचूल बदलाव हो सकते थे, लेकिन इस तरीके से वापसी हो जाना ये किसानों के लिए वाकई एक तरीके से उनका बड़ा नुकसान है। बहरहाल मैं वापस लौटता हूँ राकेश टिकैत की ओर। राकेश टिकैत जिस तरीके से कह रहे हैं और सरकार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि सरकार जो है वो होश में आ जाए, 26 जनवरी भूल ना जाए। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? पूरा देश जानता है कि देश की आन बान और शान के खिलाफ किस तरीके से इन सो कॉल्ड किसानों ने एक तरीके से उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तिरंगे का अपमान किया, और ये फिर उसी तरीके की धमकी दे। देखिए, ये धमकी थोड़ी चिंताजनक है और मुझे लगता है कि ये सोच समझ से बाहर आकर के आदमी ऐसी बात करता है। 26 जनवरी को पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को देखती है। चूंकि आपके यहाँ परेड चलती है, कोई बाहरी मेहमान आता है, नहीं आएगा, ठीक है इस बार। लेकिन जब देश टेलीविजन पर राजपथ पर परेड देखता है और सुरक्षा के बंदोबस्त देखता है, उस समय दिल्ली में आप घुसपैठ कर जाएं या घुस जाएं और फिर हालात बिगड़ जाएं, तो दुनिया में इसकी आप पर भरोसा नहीं कर सकता है। पिछली बार दिल्ली में आपने रास्ते मांगे, आपको एक रूट दे दिया गया, आप उस रास्ते पर चलने के बजाय लाल किले तक पहुंच गए। आईटीओ पर आपने ट्रैक्टर दौड़ा करके आपने दहशत पैदा कर दी। जो तस्वीर देश को देखी गई वो बहुत ही शर्मनाक थी और बहुत ही दहशत पैदा करने वाली थी। उन तस्वीरों ने आपके पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया था। ये तो कहिए कि राकेश टिकैत रो पड़े और बाजी पलट गई, लेकिन एक तरह खेल आप खेल रहे हैं। आप कभी जीत गए, आप कभी हार गए, फिर आप जीत जाएंगे। ये हार और जीत के चक्कर में आप पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दें या किसानों की बेहतरी या देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दें, ये ठीक नहीं है। इसलिए इनको यह बात समझनी चाहिए कि 26 जनवरी पर मैं क्यों जाऊं, मेरे देश का मामला है। आप 26 जनवरी पर आएंगे, पूरी दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली के लोगों को परेशान करेंगे, वो तस्वीरें दुनिया भर में जाएंगी और आप चाहते हैं कि दुनिया यही तस्वीरें देखे हिंदुस्तान। आप आकर के क्या कर देंगे, आप पर भरोसा नहीं। पुलिस अगर डंडे मारती है या रोकती है तो उसका कारण है, क्योंकि पिछला जो अनुभव रहा है, पिछला जो उदाहरण है, वो कहीं से भी भरोसा नहीं पैदा करता है। तो ये सारी जो आपकी नेतागिरी है, अब यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, ये सभी लोगों का अपना राजनीतिक कुछ हित होते हैं, हाँ हित है या उनका लेना देना है। आप वहां जाइए, लेकिन देश के साथ, किसानों के साथ, आम आदमी के साथ कोई परेशानी पैदा हो, ऐसी कोई कोशिश मत कीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगा, सरकार ने जिस तरीके से इस किसान आंदोलन को हैंडल किया है, आपको लगता है कोई स्ट्रेटेजिक चूक हो गई उनसे? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार को ये कानून वापस लेने की बजाय थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। उस कानून में बहुत सारी गुंजाइश इस देश की तस्वीर बदलने की थी। उसमें ऐसी ताकत थी कि जो कुछ भी हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र में अभी संभव नहीं था और जिसकी चर्चा बार बार हो रही थी, वह सब कुछ मुमकिन हो सकता था। सरकार ने उसको वापस लेकर के दो बातें साफ की। पहली बात ये कि इस तरह के दबाव, दहशत, आंदोलन या फिर आक्रामक स्थितियों में जहां वोट का नुकसान हो सकता है, आप कहीं भी घुटने टेक देंगे तो बाकी लोगों के लिए एक गलत उदाहरण बन जाता है कि लोग कर रहे हैं एनआरसी, सीए और
तरह तरह के वही कि लाजमी वापसी है की कि ठीक है, आप उठाएं या ना उठाएं, हटाएं या ना हटाएं, लेकिन दबाव इस तरह का बनना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि जो गुंजाइश किसान की बेहतरी की थी, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि मैं दीपक के प्रकाश की तरह जो सच था उसको मैं आपको नहीं समझा पाया। तो नहीं समझा पाया तो थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन जो देश के हक में है, बेहतरी है उससे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत जल्दी ले लिया गया और डर से ले लिया गया। एक सवाल आपके इसी जवाब से पैदा हुआ है, छोटा सा सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि अंततः अभी जो स्थिति है, आप ये किसान आंदोलन कहाँ जाते हुए देख रहे हो? इसका परिणाम अंत कहाँ देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आंदोलन का जो मूल कारण था कि आप हटा लीजिए, सरकार ने हटा लिया। अब दूसरा ये है कि एमएसपी का मामला है, एक कमेटी बन जाएगी, कमेटी उस पर विचार करेगी, समय समय पर उस पर बैठक होती रहेगी, तो वो मामला आगे ही चलेगा। तुरंत तो रातों रात हो नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। मतलब अगर आप रातों रात चाहते हैं ऐसा करना, तो आप गलत समय पर गलत तरीके से बर्ताव करना चाहते हैं कि मौका मिला है, दबाव में सरकार है तो हाथ मरोड़ लो, लेकिन उससे नुकसान देश का होगा। सरकार नुकसान में आएगी तो कौन नुकसान में आएगा? देश नुकसान में आएगा। तो देश की बेहतरी के लिए है कि इस पर सोच विचार करके और सही तरीके से फैसला हो और एमएसपी आए, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान के साथ इंसाफ होना चाहिए, एमएसपी को आना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन को अगले कुछ दिनों के भीतर ही खत्म हो जाना चाहिए, कोई कारण बचा नहीं है। ये 5 राज्यों के इलेक्शन तक देख रहे हैं आप या फिर 2024? मुझे लगता है कि अभी ये लोग चाहेंगे कि चुनाव भर 2-2.5 महीने तक ये किस तरीके से जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं और जिनसे ये जुड़े हुए हैं, जो पर्दे के पीछे की चीजें रहती हैं, जो सामने दिखती नहीं है, उन सब के यहाँ इनके लिए जितनी भी गुंजाइश है उसकी अपनी एक मियाद है, और मियाद ये है कि चुनाव तक आपका इस तरीके से मजबूत बने रहना या इस आंदोलन के साथ जिंदा रहना जरूरी है। तो बहुत संभव है कि किसी न किसी तरीके से ये न प्रकार चुनावों तक ये लोग अपने आप को बनाए रखने के लिए और लड़ते रहने के लिए तैयार रखें। ये किसान आंदोलन से जुड़े बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे। इन तमाम सारे उलझे सवालों का जिस तरीके से आपने सुलझे तरीके से जो जवाब दिए, ये बहुत शानदार विश्लेषण था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस विश्लेषण को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।